हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 3। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। 18 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, जो लोग नए हैं वो लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट कर लें, और अभी जो है कि ये 19 है, ठीक है। तो जो लोग नए चैनल पे आ रहे हैं लोग, वो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 1 से और 19 हो जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें प्रॉपर वे में मिल जाएगा आपको। देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफ़ी। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें सूर्योदय उद्योग की, सनराइजिंग इंडस्ट्री, तो इस शब्द का प्रयोग जो है कि ऐसे क्षेत्र या व्यवसाय से किया जाता है जो कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो, लेकिन क्या कर रहा है, वो तेज़ी से विकास कर रहा हो, ठीक है। वह क्षेत्र जो कि प्रारंभिक अवस्था में हो लेकिन वह तेज़ी से विकास कर रहा हो, ऐसे उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसकी पहचान कैसे करते हैं कि अधिक विकास दर, स्टार्टअप की अधिक संख्या और जोखिमपूर्ण पूंजी के निधिकरण की प्रचुरता से की जाती है, ठीक है। देखिए, इस शब्द का प्रयोग आज के डेट में कहाँ पे किया जा रहा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कि आज के डेट में ये जितना तेज़ी से गति कर रहा है, जितना तेज़ी से वृद्धि कर रहा है प्रौद्योगिकी उद्योग, इसलिए जो है कि इसको सूर्योदय उद्योग कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1/1/2005 से 31/12/2010, 1/4/2005 से 31/3/2010, 1/1/2006 से 31/12/2011 एंड 1/4/2007 से 31/3/2012। देखिए, बात की जा रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ये पंचवर्षीय योजना, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो ये थी 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक। लेकिन ये यहाँ डेट भी बताया जा रहा है। तो देखिए, कोई भी पंचवर्षीय योजना है ना, वो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और चलती है कहाँ तक? 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक जो है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रथम योजना 1951 से 1956, तृतीय योजना 1966 से 1971, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 एंड छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, ये सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी 1961 से 1900 कब तक? 1961 से 1900, देखिए ये तो दिया है 1966 से 1971, लेकिन ये थी कब से कब तक? तो 1961 से 66 तक थी, ठीक है। 1961 से 66 थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्तिवान बनाए जाने पर जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। देखिए, इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कितना? 5.6%। लेकिन जो है कि इस योजना जो ये लक्ष्य था, इसको पूरा ये नहीं कर पाई, ठीक है। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इस पंचवर्षीय योजना में। जो कि लक्ष्य रखा गया था 5.6%, हालांकि वो पूरा नहीं कर पाई। ये बुरी तरह से असफल रही है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्यों असफल रही? क्योंकि देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि 1962 कब स्टार्ट हुई? 61 में स्टार्ट हुई। 62 में क्या हो गया?
तो 62 में जो है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद से कुछ टाइम बाद 1965, देखिए 66 तक थी, 65 में ही क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध होने के बाद इतना अकाल पड़ गया, इतना सूखा पड़ गया कि जो है कि क्या बताया जाए। इस वजह से जो है कि ये जो है कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है कि असफल रही। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आता है कि ये जो है कि 1962 वाला युद्ध, 1965 वाला और अकाल किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, तो वो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, बच्चों को बृहद स्तर पर प्रतिरक्षण के अभियान से, इनमें से किसी से नहीं। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है ये किससे संबंधित है। देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, ठीक है, तो ये योजना जो है कि एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है। ये जो है कि महत्वाकांक्षी समाज कल्याण योजना है उज्ज्वला योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इस योजना की शुरुआत जो है कि प्रधानमंत्री जी ने किया था, मोदी जी ने 1 मई 2016 को किया गया था। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था। ठीक है, उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है कि 1 मई 2016 को किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो लोग मतलब बिलो प्रायोरिटी लेवल हैं, बीपीएल वाले हैं, उन परिवारों को जो है कि एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, यह है उज्ज्वला योजना संबंधित है। उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर जो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, उससे कैसे लाभ पहुंचाता है? इससे कर पर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। उत्पादन लागत कम हो जाती है, बिक्री कर समाप्त हो जाता है। राज्य द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के अंतर्गत लघु व्यवसायों पर कर में छूट मिल जाती है। पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर जो वैट है वो कैसे लाभ पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण कब हुआ था? 1950 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण कब हुआ था। देखिए, अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, पहले जो है कि चौका प्रणाली थी, उसके स्थान पर जो है कि ये लाया गया, दशमीकीकरण करके जो है कि दार्शनिक प्रणाली लाया गया। पहले कौन सा प्रणाली था, तो चौका प्रणाली था। उसके बाद से क्या हुआ, दार्शनिक प्रणाली आया। देखिए, चौका प्रणाली क्या है, चौका प्रणाली में क्या होता था कि रुपया जो है कि आना और पाई का प्रयोग होता था रुपया को मतलब काउंट करने में। जैसे 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, अभी तो नहीं है हम लोगों के ज़माने में, बट हम लोगों के पिताजी या फिर दादा दादाजी के टाइम में यही चलता था, मतलब 1 आना या पाई चलता था। ठीक है, तो वो जो है कि चौका प्रणाली के अंतर्गत वो सब चीज़ें चलता था। लेकिन 1 अप्रैल 1957 को दशमीकीकरण करके कौन सी प्रणाली लागू कर दिया गया, तो दार्शनिक प्रणाली लागू कर दिया गया। अब दार्शनिक प्रणाली में क्या होता है कि इसमें सभी जो कि प्रमाणिक सिक्के जो होते हैं ना, 10 के गुणांक में होते हैं। 10 के गुणांक मतलब कि ऐसे देखा जाए 100 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा, ठीक है, 25 पैसा, तो ये 10 के गुणांक में होते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो आना और पाई थी वो ख़त्म हो गई दशमीकीकरण के बाद से। ठीक है, और वो कब हुआ, तो वो हुआ 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। भारत की संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी 311, 399, 299, 290। देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई थी उसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे थी 299 थी। तीसरा ऑप्शन आपका सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? देश में कहीं भी स्वतंत्रता यात्रा करने और निवास का अधिकार, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, एंड चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो हम लोग भारत के नागरिक हैं और कुछ विदेशी रहते हैं। उसमें से देखिए हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है कि विदेशियों को मिलता है, ठीक है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग हैं ही, ठीक है। जो भारत के नागरिक हैं उनको सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कुछ उसमें से फंडामेंटल राइट्स जो हैं कि भारतीयों के साथ साथ जो है कि विदेशियों को भी प्राप्त है। तो वही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है कि विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें से जो है कि आपका ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ये जो है कि भारतीय के साथ साथ जो है कि किसको प्राप्त है, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है कि हमारे किस में है, भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो है कि आपके 12 से 35 तक है, ठीक है। 12 से 35 तक जो है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और इसमें से जो अनुच्छेद 21 है वो गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये अनुच्छेद 21 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अंश है जो कि भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। कौन सा अंश है जो संविधान का, तो वो संविधान का अंश है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है कि आपके जो भारत के नागरिक हैं उनके आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, कहाँ से कहाँ तक, तो आपका 36 से 51 तक जो है कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखिए, बात समझिएगा, इसमें यह लिखा गया है कि जो सशस्त्र बल हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या, करते भी हैं लोग, ठीक है। जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो फोर्सेस हैं, उनके जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं उनको जो है कि वो लिमिटेड रहता है, उसको सीमित रहता है वो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कि रात में बाहर नहीं घूमना है, ठीक है। सुबह जाना है तो शाम तक 8 बजे तक आपको अंदर आ जाना है, ठीक है। बहुत सारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं जो कि जो फोर्सेस हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है, मतलब उनको लिमिटेड किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनके अनुशासन के रख रखाव के लिए ये सब सारी चीज़ें किया गया है। देखिए, अनुशासन के रख रखाव का मतलब कि सपोज दैट अगर फंडामेंटल्स राइट्स को उनके मतलब लिमिटेड ना किया जाए तो वो क्या करेंगे, वो छुट्टी वाले टाइम पे घर चले जाएंगे, या फिर मॉर्निंग में जाएंगे, या फिर रात में कहीं बाहर रह जाएंगे। बट कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनको जो है कि कभी मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, कहीं लड़ाई लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि भाई मेन पावर की इशू आ जाए, तो इसलिए जो है कि उनको जो है कि ये सब सारी चीज़ों को लिमिटेड रखा जाता है अनुशासन में रहने के लिए, और प्लस मतलब उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होता है। तो वो सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वो अनुच्छेद 33 है। इसके तहत जो है कि जो सांसद होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है, ठीक है, सांसद नियम कानून बना करके। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 ये कहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ये सब सारी चीज़ें अनुच्छेद 19 में आती है। अनुच्छेद 21,
अनुच्छेद 21 में जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 जो है कि ये कहता है कि धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। पंचायती राज प्रणाली की बात की जा रही है कि ये भारत में किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये आता है। तो ये किया गया आपका राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू किया गया। देखिए पंचायती राज्य का शुभारंभ जो है कि 2 अक्टूबर 1959 में जो है कि किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा जो है कि राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती, माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है एंड माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती। पूछा जा रहा है कि किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या जो है कि वो होती है क्या? माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। वृक्क के आकार के द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? द्विबीजीय पादपों में, एक बीजीय पादपों में, उपयुक्त दोनों में, शैवाल काई में। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि वृक्क के आकार के द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? किसमें होती है? तो ये होती है द्विबीजीय पादपों में। पहला ऑप्शन आपका सही है। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मतलब कि ईस्ट मिलाने का कारण है। डबल रोटी के सख्त बनाने के लिए, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, खाद्य मान ऊंचा करने के लिए, इससे डबल रोटी ताज़ी रहती है। पूछा जा रहा है कि नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर ईस्ट मिलाने का क्या कारण है? ये मिलाने का ये कारण है कि डबल रोटी को नरम व स्पंजी बनाने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण बढ़ता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई भी नहीं। संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण जो है कि क्या होता है? तो ये स्थिर रहता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान महावीर। निम्नलिखित में से कौन जो है कि जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है वर्धमान महावीर स्वामी का। देखिए वर्धमान महावीर स्वामी ये जो है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है, वर्धमान महावीर स्वामी को। देखिए जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन था? तो आदिनाथ या ऋषभनाथ बोल सकते हैं, दोनों आता है। आदिनाथ या ऋषभनाथ जो है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। एक और क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो वो पार्श्वनाथ थे। देखिए पहला याद रखिए, 23वां याद रखिए और 24वां याद रखिए। पहला कौन है जैन धर्म का? तो प्रथम तीर्थकार जो है कि आदिनाथ या ऋषभनाथ। 23वां तीर्थकार कौन है? तो 23वां तीर्थकार जो है कि पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थनाथ जो है कि वर्धमान महावीर है, स्वामी है ये। तो ये हो जाएगा आपका, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि 23वां तीर्थकार या 24वां या प्रथम। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकारों की कुल संख्या है 18, 26, 14, 24। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म के अनुसार जो कि तीर्थकारों की कुल संख्या कितने हैं? तो 24 हैं। और 24वां तीर्थकार कौन थे? तो ये थे वर्धमान महावीर स्वामी। गंगों की प्रथम राजधानी थी मन्ने, तलक्काडू, कोलार, इनमें से कोई नहीं। गंगों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गंगों की प्रथम राजधानी जो है कि कोलार थी।
देखिए गंगराज्य जो है कि आज की डेट में कहाँ पे है, तो ये मैसूर के दक्षिण में स्थित है गंगराज्य, ठीक है। और इस वंश का जो प्रथम शासक था वो कोंकणी वर्मा था। कौन था, तो वो कोंकणी वर्मा था। देखिए उसने जो है कि कई सारे युद्धों में जीत प्राप्त करके जो है कि वो एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर लिया था, ठीक है। एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया था। और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो कुआलाल, मतलब कि कोलार, जो कि बाद में कहाँ बनी, तो वो बनी यहाँ पे तलकाडू में, ठीक है। बाद में यहाँ बनी, लेकिन प्रथम राजधानी जो है कि कोलार में। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। देखिए संभाजी के पश्चात जो है कि मराठा राज्य की बागडोर जो है कि किसने संभाली? देखिए संभाजी का पुत्र जो था कौन था, तो संभाजी का पुत्र था वो साहू, ठीक है। लेकिन साहू जो है कि वो उम्र में केवल 7 ईयर का था। साहू जो है कि जो संभाजी का पुत्र था वो केवल 7 साल का था, इसलिए इसने बागडोर नहीं संभाला। ये जो है कि शिवाजी थे, इनका जो बेटा था कौन, राजा राम, ये छोटा बेटा था, शिवाजी का छोटा पुत्र था ये राजा राम जो है कि इसने जो है कि संभाजी के पश्चात जो है कि मराठा राज्य की बागडोर संभाली। क्यों, इनका बेटा क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका बेटा जो है कि 7 साल का था, साहू, ठीक है। तो राजा राम ने जो है कि इसका बागडोर संभाला, और ये राजा राम जो है कि शिवाजी का छोटा पुत्र था, ठीक है। इसलिए जो है कि ये नहीं संभाला। देखिए राजा राम को जो है कि राजा घोषित किया गया, और रायगढ़ में जो है कि इसका राज्याभिषेक किया गया। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेंटिंक। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो ये किया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। देखिए लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुआ। इनके कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर रेल चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट या तार सेवाएं भी स्टार्ट किया गया। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगर मैप में देखा जाए तो देखिए ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? ये सबसे पूर्वी भाग में है अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का सबसे पूर्वी भाग वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो इस राज्य के उत्तर साइड में क्या है? तो तिब्बत है और चीन है उत्तर साइड में, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण साइड में, तो दक्षिण साइड में नागालैंड है और असम है, ठीक है। क्या है? नागालैंड और असम। और अगर हम बात करें पूर्वी साइड में, मतलब कि पूर्व में, तो क्या है? म्यांमार है। और पश्चिम में कौन सा है? तो ये भूटान है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन आज की वीडियो का है, इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर देना है। तो भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, असफ अली, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर जो है कि ज़रूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, उसके बाद से दीजिएगा, लेकिन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही तुरंत आप जो है कि यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोगों के पास राइट है कि आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।